नमस्कार, आप देख रहे हैं गुफ्तगू और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गुफ्तगू में आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो राज्य सरकार से अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। लिम्का बुक हो या फिर गिनीज बुक हो, दोनों के अंदर वो रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो हेड हैं, प्रोफेसर हैं महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा वो एसएमएस अस्पताल के अंदर भी प्रोफेसर, बतौर प्रोफेसर वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं और गांव में काम करने के लिए खासकर उनको पहचाना जाता है। ये है मृगी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार सुरेखा जी, यानी कि आप उनको आर.के. सुरेखा जी के नाम से जानते हैं। सर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि आप मृगी रोग विशेषज्ञ हैं, तो मेरे दर्शकों को मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं कि आखिर मृगी रोग को लेकर भ्रांतियां अलग चीज़ है, लेकिन लक्षण कैसे हैं सर? क्या लक्षण होते हैं? देखिए, मृगी रोग एक मस्तिष्क का रोग है और हमारे मस्तिष्क में लाखों कोशिकाएं होती हैं और जब उनमें विद्युत तरंगे प्रवाह होती हैं और जब ज़्यादा हो जाती हैं तो मरीज को मृगी का दौरा पड़ जाता है। और अगर एक दौरा पड़ता है तो उसको हम दौरा कहते हैं और बार बार अगर दौरा पड़ता है तो उसको मृगी कहा जाता है। अब मृगी के लक्षण आपने देखा होगा कि बड़ा कॉमन है कि मरीज जा रहा है, सडनली गिर जाता है, उसके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, उसकी जीभ कट जाती है, उसके मुंह में झाग आ जाता है, उसको पेशाब निकल जाता है, उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है। तो मृगी वैसे कई तरीके से प्रकट होती है। ये जो मैंने मृगी का तरीका बताया, इसको हम कहते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स। और भी बहुत तरीके हैं कि केवल मरीज का एक हाथ दूझने लग गया या उसका एक फेस का एक हिस्सा दूझने लग गया, या कई मरीजों को आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं एक टक देखने लग जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। तो इसी तरीके से बहुत तरह की मिर्गियाँ होती हैं। एक फीमेल्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मिर्गी होती है जिसको कहते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जिसमें अर्ली मॉर्निंग में मरीज के हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं और आदमी सोचता है कि ये यूँ ही कर रही है, लेकिन वो भी एक तरह का दौरा है। तो सर, आपने ये तो बताया कि किस तरीके के लक्षण इसके होते हैं। मुंह में झाग आ जाता है, पेशाब निकल जाता है, कंट्रोल खो जाता है, लेकिन क्या वाकई में जूता सूंघाने से, मुंह के अंदर चम्मच डालने से, इसके अलावा उसको अलग तरीके से ट्रीट करने से आपको लगता है कि इससे मिर्गी सही होती है? देखिए, मिर्गी तो रोगी को अगर दौरा पड़ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, मिर्गी अपने आप ठीक होती है। तो मिर्गी दौरा थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग बाग जो ये भ्रांतियां हैं कि जूता सूंघा दो या घोड़े की नाल सूंघा दो या भगवान का भजन करो या उसके मुंह में चाबी दे दो और या पानी डाल दो, लोग पानी करके होश करा देते हैं। तो ये पानी डालना तो बड़ा खतरनाक है। मरीज़ तो बेहोश है, उसके अगर पानी डालेंगे तो सांस की नली में चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मृगी का दौरा पड़ जाए हमारे सामने, हमें घबराना नहीं चाहिए, उसको एकांत देनी चाहिए, उसको टेढ़ा करके लेटाना चाहिए और उसके मुंह में से झाग जो आ रहे हैं उनको साफ़ कर देना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि 2 मिनट में वो होश में आ जाए। सर, टेढ़ा करके लिटाने से क्या होगा? टेढ़ा करने से, लिटाने से जो सिक्रीशंस मुंह में से झाग निकल रहे हैं वो सांस की नली में नहीं जाएंगे और उनको हम साफ़ कर देंगे। तो उसको और ये और देखना चाहिए कि आसपास कोई नुकीली चीज़ पड़ी है, कोई सामान पड़ा है, उसको हटा देना चाहिए जिससे उसको इंजरी नहीं हो जाए। और ये देखा गया है कि अपने आप ज़्यादातर केसेस में तो अपने आप मरीज़ को होश आ जाता है, लेकिन अगर मरीज को बार बार दौरा आए और उसको 5 मिनट तक होश नहीं आए तो तुरंत हमें अस्पताल ले जाना चाहिए। तो ऐसे दौरे में हम जरूर गए कि चिकित्सा सहायता तुरंत चाहिए, वरना कोई ऐसी मारामारी नहीं है कि जल्दी से उसको ले जाके डॉक्टर को दिखाओ। वो ठीक हो जाएगा, उसको जब समय के अनुसार आपको जब सुविधाजनक हो जाके डॉक्टर को दिखा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है सर कि मुंह के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है, दांतों के बीच में चम्मच लगा दी जाती है, या फिर उसको जूते सूंघा दिए जाते हैं और वो सही हो जाता है? ऐसे भी केसेस आते हैं। ये तो एक स्वतः बीमारी है कि स्वतः ही ठीक हो जाता है। आप चाहे जूता लगाओ, सूंघाओ, चाहे चम्मच लगाओ या नहीं लगाओ, वो तो ठीक होना ही है। अभी कहने को 2-3 मिनट के अंदर वो वैसे ही सही होना है, समय अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन पानी नहीं गले में डालना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए, जूता नहीं सूंघाना चाहिए, चम्मच नहीं डालनी चाहिए, कपड़ा नहीं ठूसना चाहिए। कई बार दांत टूट जाते हैं मरीज के। मिर्गी क्या जानलेवा होती है? देखिए, मिर्गी अमूमन तो जानलेवा नहीं होती, केवल उसी केस में कि मिर्गी का दौरा पड़े और बार बार पड़े और मरीज को होश नहीं आया, इससे आधा घंटा पड़ गया, 2 घंटे पड़ गया, तो उस समय जानलेवा हो सकती है। तो इसलिए हमको ऐसे मरीजों को जिनको बार बार दौरा पड़ता हो, अगर हम देखते हैं
तो हमें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, वहाँ ही उनका इलाज हो सकता है। ठीक है सर, लेकिन इसमें भी दो तरीके मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि किसी को साल 2 साल में 1-2 बार मिर्गी का दौरा पड़े, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, और एक जिसको हर दूसरे दिन तीसरे दिन मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, मिर्गी का इलाज तो एक ही होता है, चाहे वो 1 महीने में पड़ रहा हो चाहे दिन। केवल ये देखना है कि मिर्गी का दौरा क्यों पड़ रहा है और किस तरह की मिर्गी है, तो उसी हिसाब से चिकित्सक अपने हिसाब से दवाई देता है। केवल मेन चीज़ ये देखनी होती है कि दवाई अगर मरीज को अगर कंट्रोल करना है तो कुछ बातें हमें सावधानी रखनी होती हैं कि एक तो निश्चित टाइम पर और दवाई बिना नागा लेनी चाहिए। सबसे मोटी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मरीज़ दवाई मिस कर देता है इसलिए दौरा आता। दूसरी बात है कि रात को नींद उनको पूरी लेनी चाहिए। अगर नींद आपने देखा होगा कि शादियां होती हैं, ब्याह होती है, तो उस समय मरीजों को दौरा आ जाता है जिनकी शादी हो रही होती है, तो इनकी इसलिए होती है कि रात में वो जग जाते हैं। तीसरा ये कि मिर्गी रोगी को एक नियमित अवधि होती है 3 से 5 साल की, तो अगर 3 से 5 साल इलाज लेना पड़ता है, अगर वो 6 महीने बंद कर दे तो फिर दौरा आ जाएगा उसको। तो इसलिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और उन्हीं से ही मिर्गी का अपने चिकित्सक के अनुसार उसको दवाई कम या ज़्यादा करनी। अब ये कह रहे हैं सर कि किसी को एक बार भी अगर जिंदगी में मिर्गी आ गई तो 3 साल दवाई खानी पड़ेगी? देखिए, इसके बारे में भी कई कंसेप्शंस हैं कि हो सकता है कि पहली बार में जब दौरा आता है तो हम दवाई देते ही नहीं हैं। केवल कुछ ही परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें पहली बार में हम दौरा को दवाई देते हैं। ठीक है। ये तो बार बार दौरा पड़ता है जब हम मिर्गी कहते हैं, वरना तो कन्वल्शंस इसका नाम होता है दौरा। अच्छा, एक और चीज़ मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये सही है कि जिस तरीके के जगराते होते हैं या फिर शादियाँ होती हैं, वहाँ पे अचानक से होता है कि किसी को दौरे आने लगते हैं, कहा जाता है माता आ गई है या कोई भगवान आ गए हैं, देवी आ गई हैं। मैं उसको गलत तरीके से नहीं ले रहा हूँ, क्या वो मिर्गी होती है? देखिए, वो एक्चुअली जो आपको मैंने पहले भी बताया कि इस तरह से रात को जगने से जो होता है तो वो स्लीप डिप्राइवेशन, और जिसके मिर्गी रोग की थोड़ी भी टेंडेंसी होती है या मिर्गी रोग होती है और वो दवाई ले रहा है या वो दवाई भूल गया उस समय क्योंकि शादी होती है, तो ऐसे आदमी को दौरा आ जाता है। तो इसमें न तो कोई देवता का रोल है, न देवी देवताओं का कोई प्रकोप है, ये तो मिर्गी का दौरा है, ये आ सकता है। और इसको कुछ करने की दरकार नहीं, टेढ़ा करके लिटा दीजिए, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, दवाई दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, मिर्गी के व्यक्ति को कोई अलग से केयर की ज़रूरत, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है उसको? देखिए, मिर्गी रोगी को मैंने आपको 2-3 बात सावधानियाँ बताई कि एक तो उसको तैरना नहीं चाहिए, तैरना उसके लिए अलाउड नहीं है। और एक जैसे कुछ डेंजरस ऑक्यूपेशंस होती हैं जैसे हवाई जहाज चलाना या ट्रेन चलाना या व्हीकल चलाना, ये नहीं करना चाहिए। ये दोनों ऐसे हैं जो कि एक पहाड़ों पे अकेले नहीं जाना चाहिए, तो ये अगर जाएंगे तो उनको दौरा पड़ जाए तो तकलीफ हो सकती है। अब ये कह रहे हैं कि एयर प्रेशर से कम दूर रहना चाहिए जब शरीर पे एयर प्रेशर से पड़े, चाहे पहाड़ हो या जहाज हो। देखिए, एयर प्रेशर से इतना संबंध नहीं है जितनी बिना सुपरविजन के कर रहे हुए काम। और जैसे व्हीकल है, एरोप्लेन में हम कितनी ज़िंदगियां हमारे पास हैं, या बस में चला रहे हैं तो बस में कितनी ज़िंदगियां हैं, तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, जड़ से खत्म हो जाती है जिंदगी भर का वो इसका नहीं, कनेक्शन रहता देखिए, ये गलत फहमी है लोगों को। मिर्गी ला इलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। 60 से 70% आदमी ठीक हो सकते हैं, 20 से 30% और के भी दौरे पूरे तरह से कंट्रोल हो सकते हैं, और 10% आदमियों को शल्य चिकित्सा भी हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन अब मैं दूसरे सेगमेंट पे आता हूं, क्योंकि मिर्गी के लिए आपने काफ़ी चीज़ें हमारे दर्शकों को समझाई है। मैं सिर दर्द की बात आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन चीज़ें हो गई, किसी से भी पूछते हैं क्या सिर दर्द हो गया है। कुछ लोग सिर दर्द को माइग्रेन से जोड़ते हैं, तो पहला तो यही कि क्या माइग्रेन और सिर दर्द दोनों अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और हमारे आउटडोर में भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मरीज जो हम देखते हैं वो सर दर्द के देखते हैं, और सर दर्द को लोग बाग माइग्रेन के साथ पर्याय मानते हैं, लेकिन ये पर्याय नहीं है। कई तरह के सर दर्द होते हैं, और लेकिन सबसे कॉमनेस्ट दर्द या तो होता है टेंशन हेडेक, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक टेंशन हेडेक, और दूसरा होता है माइग्रेन। ये दो सर दर्द ऐसे हैं जो कि हमको आउटडोर में देखने में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अब माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन नॉर्मली यंग आदमियों में होता है और लड़कियों में ज़्यादा होता है थोड़ा सा, और उसके आधे हिस्से में दर्द होता है मरीज के, उसमें उसको बहुत चपके जैसा दर्द होता है, उसको जी घबराता है, उसको उल्टी आ जाती है, आँख के आगे धुंधलापन हो जाता है, आँख में आंसू आ सकते हैं, और उसको मालूम चल जाता है मुझे अटैक होने वाला है। तो इस तरह का दर्द जो होता है उसको हम कहते हैं माइग्रेन।
या वैस्कुलर हेडेक। और टेंशन टाइप हेडेक कैसा होता है? टेंशन टाइप हेडेक जो होता है नॉर्मली चिंता फिक्र वाले मरीजों को होता है, या जो बहुत नींद नहीं आई, उनके हाथ लगाने से दर्द, सर पे हाथ लगाएंगे तो कैसे दर्द होता है, उनके कनपट्टियों में दर्द होता है, उनको उल्टी नहीं होती, उनको नींद नहीं आएगी, उनको मन अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों को अगर सर दर्द होता है, उनका दर्द काफ़ी देर चलता है, तो ऐसे दर्द को हम कहते हैं टेंशन टाइप है। ठीक है सर, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सिर दर्द माइग्रेन में चेंज हो जाए? माइग्रेन और सर दर्द तो एक ही बात है, लेकिन माइग्रेन टेंशन Acute टाइप हो ऑफ जाए, हेडेक में acute हो हो जाए। जाए, हाँ, जी। टेंशन टाइप हेडेक में हो जाए। और एक्यूट हेडेक्स, माइग्रेन के एक्यूट अटैक्स बहुत कॉमन है, और जब होते हैं तो उस समय हम एक परहेज जो बताना चाहेंगे कि जिनके मिर्गी की हेडेक की बीमारी है या जिनको माइग्रेन की जैसी बीमारी है, उनको एक तो खाली पेट नहीं रहना चाहिए, उनको व्रत नहीं करने चाहिए। व्रत वाले मरीजों को ज़्यादा माइग्रेन होता है। एक उनको कुछ खाद्यान्न है जो खाने को चीज़ें हैं, जैसे चीज़ है या चॉकलेट्स है या पनीर है या मशरूम है, तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जंक फूड थोड़ा अवॉइड करेंगे तो उनको अटैक्स कम पड़ेंगे। यानी कि जी ललचाना नहीं है, रखना है। आप ये इसका कह रहे हैं। यही देखा गया है कि हमारे बच्चे आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, और स्पेशली बच्चों में चॉकलेट्स की बड़ी इच्छा होती है, तो इससे बड़ा कई बार अटैक प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है सर, बचने के उपाय तो आपने बता दिए, लेकिन जिसको हो ही माइग्रेन रहा है उसका इलाज क्या है? परमानेंट जा सकता है? देखिए, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम पहले देख के ये समझ जाते हैं कि इसके माइग्रेन है, फिर हम कुछ जांच उसकी ज़रूरत होती है जब हमको कन्फ्यूजन होता है, या ऐसा है कि कोई बीमारी क्यों हेडेक के और भी कारण होते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, या जिसके कि कभी सर में चोट लगी हो, या उसके कोई दिमाग में नसों का गुच्छा हो, और कई और बीमारियां होती हैं जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें दांत के पास दांत निकलवा देता है, लेकिन दांत के निकलने से भी दर्द ठीक नहीं होता, उसको कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो ये कई तरह के हेडेक्स होते हैं, तो इनको हमको कई बार वेरीफाई करेंगे, या लकवा आ जाता है उनको, आधा हिस्सा कमज़ोर हो गया और सर दर्द भी है, तो ऐसे मरीजों का सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। माइग्रेन के मरीज का हम सीटी एमआरआई नहीं कराते, इसलिए हर हेडेक का कोई सीटी स्कैन ज़रूरत हो ऐसी बात नहीं है। ये बात बहुत लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाते ही सीटी स्कैन कराएंगे, तो हम लोग नहीं कराते हैं। केवल ज़रूरत होती है वहीं हमें सीटी स्कैन कराना चाहिए, क्योंकि मरीज के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है उससे। माइग्रेन खत्म हो सकता है? हाँ, माइग्रेन, देखिए माइग्रेन क्योर पूरी 100% क्योर हो सके ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि माइग्रेन एक आज ठीक हो गया और 3 साल बाद वापस हो जाता है, तो ये सब स्वभाव ये और जीवन शैली और स्वभाव जीवन पे शैली निर्भर पर करता है। लाइफ स्टाइल से डिपेंड। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर माइग्रेन के मरीज आप हैं तो जंक फूड से दूर रहिए, और दूसरा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बुजुर्ग कह के गए हैं चिंता चिता समान होती है, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, उसको जीने के लिए आगे भी बचा के रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे लकवा, जिसका जिक्र सर ने कहा, और दूसरा हम जो सबसे ज़्यादा गंभीर आजकल युवाओं के अंदर नजर आती है, बैक पेन। बैक पेन क्या वाकई में आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है? इसके लक्षण क्या होंगे, रोकथाम क्या होगी, उपाय क्या होंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बात की 2 अहम बीमारियों को लेकर, पहली मिर्गी और दूसरी माइग्रेन। लेकिन ब्रेक के बाद अब हम बात करें 2 और अहम बीमारी, एक लकवा और दूसरा बैक पेन। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए न्यूरोफिजिशियन राजेंद्र कुमार सुरेखा जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, 2 बीमारियों का जिक्र हमने किया, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उससे बचा कैसे जाए, ये आपने बहुत बखूबी हमारे दर्शकों को बताया है। लेकिन लकवा, देखा जाता है किसी का हाफ शरीर जो है वो पैरालाइज हो जाता है, किसी का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, और फिर कहा जाता है कि ये भगवान भरोसे है, इलाज नहीं हो सकता। क्या वाकई में ये ऐसा ही है? देखिए, लकवे का मतलब है कि ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसको ब्रेन को ब्लड की सप्लाई को अवरुद्ध हो जाना। जब हमारे ब्रेन के सप्लाई बंद हो जाती है या माथे की नस फट जाती है तो आदमी को लकवा जाता है। और लकवा जरूरी नहीं आधे हिस्से में आए, लकवे में एक हिस्सा, एक हाथ भी जा सकता है, आधा हिस्सा भी जा सकता है, उसकी बोली भी जा सकती है, उसको चक्कर भी आ सकते हैं, उसकी आँख की रोशनी भी चली जा सकती है। तो ये सब तरह के
उसको चलने में भी बैलेंस बिगड़ सकता है। ये सब लकवे के लक्षण हैं। तो उनको उल्टी भी हो सकती है, वो बेहोश भी हो सकता है, उसको सर दर्द, उल्टी, बेहोशी सब आ जाती है। तो इन सब के कारण लकवा आ सकता है। अब लकवा भगवान भरोसे जो आपने कहा, वो आजकल भगवान भरोसे नहीं है। और लकवे का इलाज आजकल अवेलेबल है कि आपने सुना होगा कि अस्पतालों में टाइम इज़ ब्रेन या ब्रेन इज़ टाइम। तो इसके बारे में रोज़ अखबारों में एडवर्टीजमेंट आते हैं और आप देखते हो। तो इसमें क्या है, आजकल ये देखा गया है कि अगर स्कीमिक स्ट्रोक, मतलब जिसमें खून अवरुद्ध हुआ हो, ऐसे मरीज को अगर आप कभी देखें, तो जनता को भी मैं बताना चाहूँगा, तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाएं। क्योंकि गोल्डन आवर होता है हमारे पास, 3.5 घंटे से 4 घंटे का समय होता है। अगर आपने मरीज को हमारे पास अस्पताल में पहुंचा दिया और वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट की सेवाएं उपलब्ध है, तो आजकल एक सीटी स्कैन हम करते हैं बस, और उसके बाद उसको खून को, थक्के को डिज़ोल्व करने की दवाई अवेलेबल है। तो उसको अगर हम लगा दें तो लकवा पूरा ठीक हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस मरीज के आधा मोटा हिस्सा, मोटा अगर दर्शकों को समझाए तो आप ये कह रहे हैं कि एक ब्रेन, दिमाग से एक नस है जिसके बीच में कुछ कचरा आ गया, जिसको खून का थक्का कहते हैं, उसकी वजह से वो शरीर पैरालाइज हो जाएगा, वो हिस्सा जिससे उसको सप्लाई होती है, और आप वो दवाई देंगे जो धीरे धीरे उस कचरे को खत्म कर देगी, सप्लाई शुरू हो जाएगी, धीरे शरीर सही धीरे हो जाएगा। तुरंत ही करती अच्छा, है। तुरंत सही हो जाएगा। 3.5 घंटे में अगर वो आ जाता है तो कुछ मिनट और घंटों में ही उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। वो बोलने लग जाता है, उसका लकवा ठीक हो जाता है। तो ये लेकिन समय से, इसका मैक्सिमम हम 4.5 घंटे तक लेते हैं उसको। लेकिन ये क्या सिर्फ अंधविश्वास, बाबाओं के पास जाएंगे, फकीरों के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, झाड़ फूक लगाएंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे, कहते हैं कि लकवा का ये इलाज भी बेहतर है, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है सर। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमारे पास तो रोज़ ही ऐसे मरीज आते हैं जो हमारे यहाँ से छोड़ करके और पहले भगवान के और बूटा टी बाबा का पता नहीं कहाँ कहाँ वो जा कर के और वो धोख लगाने जाते हैं, और वो कहते हैं हमारे ठीक हो गए। तो क्या ठीक हो गए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मरीज जिनके लकवा आया, वो समय के साथ अपने आप भी ठीक होता है। तो बस जो समय के साथ अपने आप ठीक होता है वही ठीक होता है, बाकी तो आधे मरीज मर जाते हैं उनमें, बाकी तो कहावतें बन जाती हैं जो अंधविश्वास को पैदा करती हैं। और वो लकवा परमानेंट हो जाता है। अगर वो पहले आ जाते हैं तो लकवा ठीक ही हो जाता है। तो उनकी जान बच सकती है, अगर अस्पताल आ जाएं और इलाज लें तो जान बच सकती है। अच्छा, लकवा किसी को भी हो सकता है? हाँ, लकवा बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, यंग में भी होता है। लकवा किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि लकवा थोड़ी सी 40 साल की उम्र के बाद ज़्यादा देखा गया। जब नसों के पाइप के अंदर कचरा धीरे धीरे जमा होने लगता हाँ है। जी, यही बात है जो आपने कही कि क्योंकि ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, ये बीमारियां जब जिनके ज़्यादा होती है, या मोटापा है, या उसके खून गाढ़ा हो गया, या वो सिगरेट पीता है, तो ये सब एक तरह के इसके रिस्क फैक्टर्स है लकवे के लिए। तो अगर जिन्होंने अंदर ये होते हैं तो ये उम्र के साथ ज़्यादा बढ़ते हैं और ज़्यादा मरीजों में अच्छा, ये तो आपने बता ही दिया कि बच्चों को भी हो सकता है, युवाओं को भी हो सकता है, बुजुर्ग को भी हो सकता है। तो मैं सर ये तो नहीं पूछूंगा कि कैसे होता है, लेकिन अगर किसी को हो जाता है तो आप एक लाइन में ये कह रहे हैं कि तुरंत डॉक्टर के पास आए, गोल्डन आवर, 3 से 4 घंटे के अंदर इलाज संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में ऐसा नहीं कि किसी को लकवा हो गया तो वो जिंदगी भर चारपाई पे लेटा रहेगा, बेड पे लेटा रहेगा। देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि लेटा रहेगा, डिपेंड करता है कितना हिस्सा उसका पैरालाइज होता है, लेकिन वो निश्चित रूप से अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको फ़ायदा होगा। और उसको हो सकता है कि आजकल बहुत सारे रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स हैं जिनसे हम उसको इतना बना देते हैं कि वो अपना काम कर सके, अपना जो उसकी दिनचर्या है वो चल सके, उसका रोजी रोटी कमा सके। अब ये कहें कि लकवा भी ये तय करना पड़ेगा कि कितना गंभीर है, उसके हिसाब से इलाज संभव है। इलाज संभव, ये बिल्कुल सही कहा। ठीक है सर, शुक्रिया। अब एक और चीज़, क्योंकि आजकल युवाओं में बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम है, ऑफिस में बैठे रहते हैं, घंटों बैठना पड़ता है उनको, तो इससे बचने का इलाज क्या, और क्या कैसे ये पहचाने कि उनका जो बैक पेन है वो सीवियर कंडीशन तक पहुंच गया है? देखिए, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर आउटडोर में हम बैठते हैं तो सेकंड कॉमनेस्ट बीमारी बैक एक है। और ये देखा गया है कि आजकल बैक एक क्यों होता है। बैक एक इसलिए होता है कि आजकल ज़्यादातर लोग स्टेशनरी हैं, वो बैठे रहते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो इसी चक्कर में थोड़ा वेट गेन कर लेते हैं।
और उनको व्यायाम की आदत छूट जाती है। और दूसरा ये है कि वेट गेन करने से घुटनों पे भी खराबी आती है, तो उसका साथ में असर बैक पे हो जाता है। तो मरीज को जो, और कुछों को हेरिडिटी होती है, वंश में भी होता है कि जिनके बैक एक होता है। फिर हमारे यहाँ व्हीकल ट्रैफिक बहुत है, तो कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, झटके लग जाते हैं। और इसी तरीके से कभी शटर उठा लिया या कभी कोई भी ऐसी गिर गए, तो ऐसी चीज़ों में होने से बैक एक होना बड़ा कॉमन बीमारी है। तो ट्रॉमा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉज है बैक एक का। और दूसरे मैंने आपको जो बताया कि इम्बैलेंस, बैठने का तरीका, पॉस्चर, क्योंकि आदमी सीट पे बैठता है, उसका झुक के नहीं बैठता ढंग से, तो कमर में जोर पड़ जाता है, तो इससे सारे में बैक एक हो जाता है। अब आपको बैक एक के बारे में बताएं कि बैक एक से घबराना नहीं चाहिए। बैक एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। सर, मरीज कहाँ घबराता है? डॉक्टर उसको मजबूर कर देते हैं घबराने पे, उसको समस्या बताते हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। देखिए, बैक एक में क्या है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप बैक एक का इलाज कराओ। अब जैसे कई लोगों के थोड़ा कैल्शियम और विटामिन डी आजकल बड़ा कॉमन चीज़ है, जो हमारे, क्योंकि हम सन में नहीं बैठते, हम सूरज को अपना नहीं दिखाते चेहरा, तो उसकी वजह से भी बैक एक हो जाता है। और बैक एक, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं हमारी कमर के, जो कमर के या जहाँ भी बैक एक, नाड़ से लेके कहीं भी, तो टीबी हो सकती है, गठान हो सकती है। तो इसलिए बैक एक के मरीज को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। और उससे जब मालूम चल जाए कि बैक एक कितना सीवियर है, सपोज़ कोई गांठ है तो उसको तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर नहीं है, सपोज़ कैल्शियम ही कम है, तो कैल्शियम की दवाई से ठीक हो जाएगा। तो ये तो ठीक होने वाली बीमारी है। तो आदमी को, अच्छा, एक और कॉमन बीमारी मैं आपको बताऊं जो कि बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं डिस्क, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिबल डिस्क। आपने देखा होगा कि जितने मरीज कि कभी उसको उठते हुए झटका लग गया, कभी कोई सामान उठाया, बाल्टी उठाई तो झटका लग गया, और बहुत तेज़ दर्द होकर हमारे पास आते हैं। और उनको हम, अगर वो आराम करें और व्यायाम करें जैसे हम बताते हैं, और अपना ध्यान रखें, तो वो पूरे ठीक हो सकते हैं। अब वैसे अगर कई लोगों के जिनको सर्जरी भी ज़रूरत पड़ती है, और लोग सर्जरी से भी डरते हैं कि हमारे डिस्क हो गई, सर्जरी हो गई, हमें ठीक नहीं होंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि सर्जरी की वजह से आदमी पूरे ठीक हो जाते हैं। अगर यंग आदमी है और उसको कमर का दर्द हो गया और उसको डिस्क हो गई, तो उसे ज़रूर सर्जरी करा लेनी चाहिए, क्योंकि उसका आगे ज़िंदगी में जगह, समय बहुत बचा हुआ है, वो अपना धंधा कैसे करेगा। तो सर्जरी करा लीजिए और ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये पॉसिबल है कि आप सर्जरी ना कराएं और लंबे वक्त तक लापरवाही बरतते रहें, तो फिर सर्जरी से भी सही ना हो, ऐसा भी ऑप्शन है? हाँ, ऐसा भी होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर सर्जरी नहीं कराएं और हम लिंगर ऑन करते रहें, तो खून की सप्लाई, जो कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको कम हो जाती है। तो अगर हम सर्जरी कराएंगे तो भी हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा जो हो जाता। हम उसके आगे में बीमारी को तो रोक सकेंगे, लेकिन जो हो गया वो हो गया। लेकिन सर, आपने कहा कि बैठने की जो पोजीशन है, पोस्चर है, जो बॉडी पोस्चर है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सही तरीके से बैठने की ज़रूरत है। अब सर, हज़ारों लोग अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, अब उनको कौन बताए कि किस तरीके से बैठना है, या सब अपना गूगल करें? नहीं, देखिए, इसमें गूगल भी इम्पॉर्टेंट है कि आदमी को अगर दर्द है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाए। और आजकल डॉक्टर के पास भी कुछ, हम कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि इस बारे में इसी के डॉक्टर होते हैं, तो वो आपको बताएंगे किस तरह से हमें करना चाहिए। और आजकल योग का बड़ा है, उसमें योग में भी सब बताया जाता है कि कैसे कमर का दर्द को फ़ायदा हो सकता है। सर, आपने 4 बीमारियों पे हमारे साथ जिक्र किया, मिर्गी, माइग्रेन, लकवा और बैक पेन, चारों योग से सही हो सकती है? देखिए, योग के बारे में अभी अनुसंधान बाकी है तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। बैक पेन तो सही हो सकता है? मैं ये कहता हूँ व्यायाम से। व्यायाम से। अब चाहे योग का व्यायाम और चाहे फिजियोथेरेपिस्ट के व्यायाम हो, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। यानी कि मशीनरी को चलाते रहें, जंग नहीं लगेगा। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हैं आर.के. सुरेखा जी, जिन्होंने इन डेप्थ, गहराई से 4 बीमारियों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि आपको बचना कैसे है। झाड़ फूक से हर बीमारी में आपको दूर रहना है, क्योंकि उससे आपको इलाज नहीं मिल सकता है। डॉक्टर के पास आपको जाना है, लेकिन सही डॉक्टर के पास जाना है, और अपनी जो प्रिकॉशंस है उसको पूरे तरीके से ज़िंदगी में एक तरीके से घोल देना है, ताकि आपको पूरा इलाज मिले और डरने की ज़रूरत नहीं है।
जिंदगी में हर बीमारी का इलाज है, कम से कम इन 4 बीमारियों का तो है, जो डॉक्टर सुरेखा ने हमें बताया है। गुफ्तगू में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी से मुलाकात होगी और आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं को जानेंगे, और अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी किसी विशेषज्ञ के जरिए आपको देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।